शिक्षा की अलग अलग पद्धतियां होती थी। पहली बार भारत में सर्वप्रथम ऐसा हुआ कि ज्ञान, नॉलेज वो मेरे में है, उसको दूसरे में कैसे दिया जाए ताकि ये चेन चले पूरी। तो उसको कहा गया शिक्षा। मैंने जो भी कुछ सीखा है वो मैं और को कैसे बता सकता। तो ये हो गया कि शिक्षा को देना। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपको बुक देनी है तो बुक में यहां से उठाकर आपको दे सकता हूं, बरोबर। लेकिन मुझे आपको दूध देना है तो दूध यहाँ भरा है, तो बुक मैंने जैसे आपको दी ऐसे मैं दूध दे सकता हूँ। बुक के लिए आपके पास हाथ होना चाहिए, लेकिन दूध लेने के लिए आपके पास पात्र होना चाहिए, बराबर है। तो जो चीज जैसी है उस तरह का अनुसार हमारा पात्र अधिष्ठान होना चाहिए। तो जिस तरह से भारत में ऐसा हुआ कि ज्ञान देना है, उसको एक संस्कार देना है, इसको एक बनाना है कुछ, तो उसको क्या चाहिए, वो कैसे एक बच्चे को हम नागरिक बना पाएंगे, अच्छा बना पाएंगे, सभ्य बना पाएंगे, सिविलाइज्ड बना पाएंगे। तो उसके लिए उसके अंदर कुछ डालना होगा जिसको हम नॉलेज कहें, जो हम आज तक डाल नहीं पा रहे हैं। हम जो डालते हैं वो इंफॉर्मेशन, प्रेरणा जिस ज्ञान में नहीं होती है वो सारा का सारा ज्ञान वो इंफॉर्मेशन होता है। वेद भी इंफॉर्मेशन बन सकता है और गीत भी ज्ञान बन सकता है। ये गुरु जी का सूत्र है, विश्वनाथ दादा गुरु जी, जिन्होंने भाष्य लिखा है। वेद भी इंफॉर्मेटिव बन सकता है, किसी के लिए इंफॉर्मेटिव कि ऋग्वेद में क्या है और उसमें क्या है, वो न्यूज चैनल में बैठकर चर्चा करते हैं क्या किस में है, उसको लेना देना नहीं। जैसे एवरेस्ट वहां पर है, थाईलैंड वहां पर है, अमेरिका वहां पर है, ऐसे वेद एक वहां पर है, एक कहीं कुछ है, बस वो देखते हैं, बात करते हैं, करना कुछ नहीं है, बातें जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, बस वो, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ हो तो नहीं। लेकिन ज्ञान कहाँ है, प्रेरणा है, जिसमें जो मुझे प्रेरित करते हैं कोई अच्छी चीज की, मेरा प्रेरणा मुझे देती है, जगाती है, तो वो बच्चों में देना वो एक अलग वस्तु है। तो हमारी हर बात में एक प्रेरणा होनी चाहिए जो साइलेंट, बराबर। और एक होता है माहिती, जो पुस्तक से उठाई हमने और वो पढ़ा कि भाई ये इसको ये कहा जाता है, फलाने को हॉर्स कहा जाता है, वो उसको गाय कहा जाता है, उसको भैंस कहा जाता है, उसको ये कहा जाता है। उसमें कुछ चेंज, लाइफ ओरिएंटेड कुछ नहीं। जैसे ये गाय कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, इसको ये, उसमें कुछ प्रेरणा नहीं है, जुड़ा नहीं कुछ। लेकिन उसी समय आपने बताया कि गाय के हमारे ऊपर उपकार है, गाय का दूध उपयोगी है, गाय का दूध, तो वो प्रेरणा, तो वो कुछ एक्शन लिया उसके ऊपर, बाकी एक्शन कुछ नहीं है, बाकी सब बातें हैं। तो जो प्रेरणा दे इसको शिक्षण कहते हैं। मैं एक एग्जाम्पल, आयुर्वेद का एग्जाम्पल है। हमारे यहाँ बीए में स्टूडेंट करते हैं, उसके बाद 90% से ऊपर लोग एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, आयुर्वेद की नहीं करते। ये बराबर है। एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं तो भी ज्यादा ध्यान कहां पर होता है, आउटसोर्सिंग, चिकित्सा पर। जैसे एक व्यक्ति आया तो उससे मुझे कितना पैसा मिलेगा, तो उससे मुझे 500 लेना है, बराबर। कैसे आएगा, सीधा लूंगा तो मैं महंगा हो जाऊंगा, होगा ना ऐसा। मैं ले सकता हूँ 200, लेकिन मुझे कितना लेना है, तभी मेरा सब निकलेगा, तभी हो जाएगा मेरा, तभी चलेगा। तो क्या होता है कि एक रिपोर्ट करवा, तो लैब में गया, तो लैब वाले ने 100 का 200 लिया और 100 वही थे बोल, तो 300 हो गया, बराबर है। फिर मेडिसिन मेडिकल से लिखी तो उसने 50 रुपया दिया, ऐसा करके 500। ऐसा क्यों हुआ, वो व्यक्ति गलत नहीं है,
वो हम उसको ब्लेम करते हैं। वो दोनों में फर्क है। देखो, आप मनोविज्ञान जानोगे तो आप ब्लेम मूड को करोगे, फल को नहीं। और जब आप मनोविज्ञान नहीं करो जानोगे तब तक आप फल को ब्लेम करोगे। फल खट्टा, फल गलत है, फल कड़वा है। फल कड़वा क्यों आया? वृक्ष में तकलीफ है। वृक्ष में तकलीफ क्यों आई? मूल में भूल है। सारा का सारा समाज जो बनता है वो शिक्षा व्यवस्था से बनता है। वो किससे शिक्षण लेता है उसका एक, आप केवल उसको पढ़ा नहीं रहे हो, आप एक अपना प्रभाव छोड़ते हो उसके ऊपर। वो आपके प्रति जीवन भर प्रभावित रहता है। बराबर है? वो प्रभावित रखने की जिम्मेदारी हमारी, हमारा व्यक्तित्व की, हमारे व्यक्तित्व की, हमारे आचरण की होती है। अभी क्या होता है, सपोज मैं किसी का भी ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस लाइन में मैं वर्षों से हूँ और पूज्य गुरु जी के पास से थोड़ी निर्भीकता सीखी है। उतनी तो नहीं आ पाएंगे अभी, लेकिन थोड़ी तो सीखी है। तो मैं बोलता हूँ कुछ भी, आयुर्वेद के कॉलेज में भी जाकर बताता हूँ कि देखो क्या हुआ है। हम देखते हैं उसको आयुर्वेद की शिविर में बुलाते हैं, राजकोट में बीएमएस एमडी के स्टूडेंट करके आते हैं। उसको 2 दिन तक हमारे यहाँ रहना होता है। वनस्पति परिचय, देव व्यपाश्रय चिकित्सा, 2-3 औषध निर्माण वो सिखाते हैं वहां। 2 दिन रखते हैं, फ्री होता है पूरा। बराबर। 2 दिन में उनको एक प्रश्न आता है। वो जो 6 साल में कुछ बात ऐसी नहीं सीखते हैं, ऐसी हम उसको 2 दिन में सिखा देते हैं, या 4 दिन में सिखा देते हैं, 6 दिन में सिखाते हैं। शिविरें होती है 2, 4, 6, 8 दिन की, वो चलती रहती है निरंतर। जब भी समय हो तब शिविर। तो 6 दिन में उसको एक प्रश्न मन में डाल देते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं। उसको कारण ही पता नहीं चलता है। पहले उसको लगता है कि पैसे मांग लेंगे, फीस होगी, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तो मैं क्यों क्यों कर रहा हूँ। वो उसके मन में प्रश्न डाल देता है, मैं क्यों कर रहा हूँ। तब उसका जवाब क्या आता है? मैं आपके चिकित्सालय में सेवा देने के लिए आऊँ 2 घंटे 3 घंटे। क्यों? क्योंकि किसी ने मेरे पर प्रेरणा दी, मैंने उसको प्रेरणा दी, प्रेरणा देने का निमित्त बना। अब वो प्रेरणा कॉलेज से नहीं मिलती। आज पानी की परब की जरूरत नहीं है, आज प्रेरणा की परब की जरूरत। प्रेरणा देने वाले स्थान नहीं। अब वो क्यों नहीं मिलती है? साइकोलॉजिकली क्या होता है, वो मध्यम वर्ग का व्यक्ति एडमिशन लेता है वहां पर, तो उसको परसेंटेज कम होते हैं। तो मध्यम वर्ग है और मध्यम बुद्धि, दोनों ओर से मध्यम वाले आयुर्वेद में ज्यादातर 90% ऐसे लोग आते हैं। बहुत बड़े धनिक नहीं आते, और बहुत बड़ी बुद्धि है वो तो आईटी में चले जाते हैं, या तो अमेरिका की राह पकड़ते हैं, यहाँ नहीं। तो मध्यम बुद्धि वाले ब्रेन नहीं आया। गुरुकुल का भी एक कारण ये है कि यहाँ ब्रेन नहीं आया। संस्कृत आगे क्यों नहीं बढ़ा? ब्रेन नहीं आया, ब्रेन वहां गया। बराबर है? हमारे यहाँ भी ऐसा गुरुकुल में एडमिशन लेते हैं ना, तो क्या करते हैं पता है आपको? 12 साल की उम्र है, मुझे याद दिलाना, विषय भटक जाए तो बीच में उदाहरण देता हूँ, याद दिला कहाँ पर था वो। तो प्रेरणा की बात है और कॉलेज की बात है। तो वहां पर आते हैं, फॉर्म भरते हैं। तो बच्चे की उम्र 12 साल की होनी चाहिए, 12 साल तक तो गुरुकुल में आ सकता है, 12 साल के बाद वाले नहीं आ सकते। ये नियम, नियम कहते वक्त गुरुदेव ने बहुत लोगों के सामने अपवाद भी किया है कि देखो ये ऐसा नहीं है कि ये नियम है, इसके अपवाद है। क्योंकि हर एक नियम सा अपवाद होता है। तो अपवाद होता है ना, जैसे आपके यहाँ नियम है लेकिन उसका अपवाद होगा जब मैं आ जाऊंगा, तो क्योंकि विशेष कुछ हो गया तो अपवाद हो जाता है। बराबर है? तो अपवाद है। अपवाद क्या है? बोले कोई विशेष विद्यार्थी हो, ऐसी परिस्थिति हो, बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूं, उसको मिल नहीं रहा हो, तो उसका कोई दोष नहीं है। वो 14 साल का भी हो गया, 15 साल का भी हो गया, वो आ सकता है। तो गुरु जी ने ऐसे अपवाद बोले हैं बहुत जगह, अब उसका फायदा लोग उठाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, फॉर्म भर देते हैं। तो बाद में आते हैं दिल्ली से, तो आए, तो गुरुदेव को पता था कि मैं ये बोलूंगा तो ऐसा भी होगा, इसके लिए हमको भी बता दिया है कैसे परीक्षा करनी हो। तो वो बोलते कि आपका गुरुकुल हम ढूंढ रहे थे 3 साल से,
अब बच्चे 11 में था तब से गुरुकुल ढूंढना चालू किया, अब वो 14 का हो गया है। मतलब ढूंढ कब से रहे हैं? 11 साल का था तब से, अभी कितने साल का हो गए? 14 का। मिल नहीं रहा था तो उसमें तो हमारा कोई दोष नहीं है। तो अभी 14 का है तो आप रख लो, क्योंकि हमको पढ़ाना है गुरुकुल, बस और कुछ नहीं, गुरुकुल में पढ़ाना है, ये बात निश्चित है, ये समर्पित कर दिया है हमने, पूरा जीवन ऐसा कर दिया है। तो अभी 14 का हो गया, हमारा कोई दोष नहीं। गुरुजी ने बताया है कि अपवाद, तो 11 से ढूंढ रहे, आप यूट्यूब पर नहीं थे तो उसमें आपका दोष है। आप जल्दी आ गए होते तो आप जल्दी मिलते। सब्सक्राइब तो हम सबके करते हैं, ये चैनल आप भी करवा देते, तो ठीक है हो गए। तो हम प्रभावित हो गए कि हमारा बड़े भाई, फिर हम देखते और कोई भाई है कि नहीं? कि हाँ और एक भाई है, उसकी उम्र क्या है? 9 साल। तो हमने सामने पूछा कि आप 14 साल वाले को भेज रहे हो अखबार में, दूसरा लड़का 9 साल का है, तो उसको क्यों नहीं भेजते हैं? उसको तो प्रॉपर बैठता है ना, हमारी एज ग्रुप में प्रॉपर बैठता है, 8 to 11, 9 इयर्स का है बराबर उस। तो बोले उसका दरअसल ऐसा है कि उसकी दादी को, वो बहुत होशियार है, वो बहुत होशियार है, इसके लिए उसकी दादी की इच्छा है कि वो तो इंग्लिश मीडियम में पढ़कर बाद में आईएएस आईपीएस बनाना था। तो उसके लिए तो दादी राजी ही नहीं, दादा राजी नहीं है, जो घर के पूरे लोगों को बस उसको तो आगे इंग्लिश मीडियम में कॉन्वेंट में पढ़ाकर आईएएस आईपीएस बनाना है, कुछ भी बड़ा अधिकारी बनाना है। अच्छा, ये 14 साल वाले का क्या है? 4 बार फेल हो गया है, तो सब लोगों ने निर्णय कर दिया इसको गुरुकुल में, क्योंकि फ्री है सब कुछ, और संस्कार मिलेंगे तो मिलेंगे। तो हमने उसको लिखा कि आप एक तरफ ब्लेम करते हो कि इतने गुरुकुल हुए, चाणक्य कौन हुआ? इतने गुरुकुल हुए, क्यों राजवेद जीवकाचार्य नहीं निकले? इतने गुरुकुल हुए, बाद में कोई आचार्य कोई नहीं निकल रहा है। आपसे हम अपेक्षा करते हो मर्सिडीज की, और हमको कबाड़ देते हो, भंगार देते हो लोहे का, ये लो ऐसे कबाड़ दे लो और मर्सिडीज दो। आचार्य तो हम आपको क्या देंगे? ऐसे बच्चे देंगे जो कहीं नहीं चल रहे। क्यों? ब्रेन नहीं देना चाहता है, ब्रेन अलग जगह पर जाए। यहाँ क्या है? दयनीय हो, कहीं नहीं चल रहा हो ऐसा, तो हम समाज को जागरण करते हैं। अब मैं देता हूँ प्रेरणा की बात करता हूँ, तो ये स्थिति है एक बात। दूसरा क्या है, बीएमएस के लोग जाते हैं कॉलेज में, तो वहां पर वो सामान्य परिवार से गया, कॉलेज वाले पहले ही उसको क्या कहते हैं कि भाई तुझे 10 लाख देना पड़ेगा डोनेशन के रूप में, क्यों? परसेंटेज कम है। अब पहला एक्सपोजर क्या हुआ उसके मन में कॉलेज के प्रति? उसने पिता ने लोन ले ली, वो लोन लेकर उसका 10 लाख दे दिया, ये सब हो गया, लेकिन पहला एक्सपोजर क्या हुआ? कॉलेज के प्रति उसका इमोशन जुड़ा कि नहीं जुड़ा? 6 साल पढ़ेगा, इमोशन जुड़ेगा उसका? साइकोलॉजिकली नहीं जुड़ेगा, वो शिक्षण संस्था अपनी लगेगी नहीं, तो उससे वो प्रेरणा ले नहीं सकता है। ये किसकी दोष है? शिक्षण का। इसके लिए वो डॉक्टर बना तो पहला विचार क्या आया उसको? क्योंकि पहला उसने पैसा दिया, तो पहला विचार पैसे का है, शिक्षण नहीं रहा, तो पहला पैसा का विचार आया, मनी ओरिएंटेड हो गया। तो इसके लिए चिकित्सा व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, सब ऐसा क्यों हुआ? फर्स्ट एक्सपोजर जो है वो बहुत महत्व का है, शिक्षण। तो गुरु ऐसे रहे अच्छे, तो अच्छी प्रेरणा दे पाएंगे, वो प्रेरणा लेकर वो अच्छा काम कर पाएगा। तो एक राजा को भी राजा बनाना है, तब उसको एक अच्छा शिक्षक चाहिए। वो एक ही फील्ड ऐसी है जो रिकरिंग है, जो एक चेन बनाती है। एक डॉक्टर डॉक्टर बन सकता है, जब उसको दूसरा डॉक्टर बनाना है तब उसको एक टीचर बनना। जब तक वो एक टीचर नहीं बनेगा आइडियल, तब तक वो दूसरे डॉक्टर नहीं बना पाए। तो शिक्षण का कार्य ऐसा है। तो बहन ने अभी में बताया कि भाई वो क्या अखंड है, वो 360 डिग्री पर होना है, उसमें शरीर आ गया, प्राण आ गया, मन आ गया, बुद्धि। उसी को भारत में पंचकोश का विकास बताया कि मनुष्य की शुरुआत, पहले लोग यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा मानते थे कि मनुष्य मतलब शरीर, फिर धीरे धीरे पता चला एनर्जी है, फिर धीरे धीरे पता चला मन है। माइंड पर आते आते सदी हो गई, करीब करीब
500-600 साल बाद पता चला कि माइंड कुछ है। तब तक तो दिखता नहीं था, तो मानते नहीं थे। आज भी ऐसा ही है, जो दिखता नहीं है वो मानते नहीं है। तो माइंड का कंसेप्ट, उसके बाद तो उन्होंने सब कॉन्शियस माइंड बहुत भेद निकाले, लेकिन पहले 500-600 साल तो माइंड के ऊपर गए। जब हमने तो मन का कंसेप्ट दिया, मन शब्द दिया, मन का कंसेप्ट, मन की वृत्ति, मन का स्वभाव, मन का परिमाण, मन की पूरी एक्टिविटीज बता दी। क्योंकि हम यहां से जीते हैं, यहां से नहीं जीते। हमारा जीवन यहां से है, हमारी पूरी एक्टिविटीज, मनुष्य यहां से गुलाम होता है, और जिस दिन स्वतंत्र होगा वो यहां से, वो यहां से ही गुलाम होता है, यहां से ही स्वतंत्र होता है। आज देखो, पहले किसी को आपने कॉलेज में जाता है स्टूडेंट्स, मैंने कल उदाहरण दिया था, सब थे ना, कि उसको बताया होता कि 2004 में या 5 में कोई एजुकेशन है, लड़कियां लड़की साथ में पढ़ रहे हैं, वहां आपने बताया होगा कि ये जीन्स एक तरफ फटा हुआ पहन कर जाओ, मैं 1000 रुपया दूंगा, तो जाता हो। आज दोनों तरफ फटा हुआ जीन्स पहनकर कॉलेज में जा रहा है, 1000 रुपये का खरीद कर जाता है, पहन कर जाता है। वो निश्चित नहीं करता है उसको क्या पहनना है, यहां से कोई और निश्चित करवाता है उसको। उसको वो क्या करता है, ड्राइव करता है, उसको क्या करवाना है। पूरी सोसाइटी का ये है, हम नहीं निश्चित करते हमको क्या खाना है, हमको क्या खिलवाना है, वो और कोई निश्चित करता है, उसके अनुसार मार्केटिंग करता है, वो खाने में। क्योंकि हम यहां से ड्रिवन है। ऋषि मुनियों ने यह विचार किया कि व्यक्ति जब तक मनोविज्ञान नहीं जानता है, तब तक वो सेल्फ ड्रिवन नहीं हो सकता। और शिक्षा में पहला काम शिक्षकों को मनोविज्ञान सीखना है, और कुछ न सीखो, व्यक्ति क्या है वो सीखो, बच्चा क्या है। बाकी की पुस्तकें पढ़ाओ न पढ़ाओ वो क्या है, और एक बार पता चल गया कि वहां से चालू हुआ कार्य शिक्षण का। तो मनोविज्ञान इज द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन। पहला सब्जेक्ट क्या है, तो वो है मनोविज्ञान। क्योंकि हमको जो कार्य करना है ना, वो शरीर पर नहीं करना है। मिलिट्री वालों को शरीर पर करना, मिलिट्री में क्या है, शरीर पर करना है कि भाई इतनी छाती होनी चाहिए, इतने पैर होने चाहिए, इतनी दौड़ होनी चाहिए, तो फिट है वो। उसको कहाँ काम करना है, शरीर पर, प्राण पर। हमको कहाँ काम करना है, प्राण पर, मन पर। शरीर गौण है, शरीर पर भी करना है, लेकिन वो गौण। सबसे महत्व का काम, सबसे ज्यादा घंटे का काम कहाँ कहाँ करना है, प्राण कोश पर, एक मनोविज्ञान। तो हमको मनोविज्ञान का पता होना चाहिए, क्या है मनोविज्ञान, इस तरह से जाए। उसके लिए हमको एक और शिक्षण की जरूरत है, जो आज तक हमने पढ़ाई नहीं की। बीएड पढ़ लिया, एमएड पढ़ लिया, एमएससी पढ़ लिया, एमए पढ़ लिया, लेकिन मनोविज्ञान नहीं पढ़ा। और जो यहाँ पर हम, जो बच्चा जो बताता है, वो किस भाषा में बताता है, आपको पता है? वो गुजराती में नहीं कुछ बताता है, हिंदी में नहीं बताता है, कन्नड़ा में नहीं बताता है, तमिल में नहीं बताता है, वो मनोवैज्ञानिक भाषा में बताता है। वो हमको नहीं आई तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे आपको हिंदी नहीं आई तो मेरा प्रवचन कितना भी अच्छा हो, आप समझ पाएंगे नहीं। उस तरह से हमको उसकी भाषा नहीं आई, मनोवैज्ञानिक लैंग्वेज, क्योंकि वो शब्द का कम प्रयोग करता है, वो मनोवैज्ञानिक भाषा का उपयोग करता है। तो हमको ऑब्जर्वेशन पहले करो, बराबर है। तो इसको सीखने के लिए शिक्षक को तैयार होना है। तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, प्रॉब्लम को समझ पाएंगे तो सॉल्यूशन कर पाएंगे, सॉल्यूशन कर पाएंगे तो क्या होगा, उसको निखार पाएंगे। उसमें डालना कुछ कम है, उसको निखारना है। निखारना पता है? जैसे उसको क्या कहते हैं, जैसे मूर्ति है, मूर्ति, मूर्ति पता है, स्टेच्यू, स्टेच्यू पता है? वो एक पत्थर है और उसका स्टेच्यू बनाना है। बताओ क्या क्या चाहिए, बताओ। एक, आप साउथ में मंदिर ज्यादा है, तो एक मूर्ति है वेंकटेश भगवान की, एक पत्थर है, उसको मूर्ति बनाना है, तो क्या चाहिए? हैमर चाहिए। और क्या चाहिए? बराबर। वो सारी वस्तुएं डालने वाली है कि निकालने वाली? डालने वाली एक बताओ, कुछ डालने वाली है उसमें। शेप बनो, डाला क्या आपने?
उसमें ऐड क्या, मुझे शरबत बनाना है तो पानी में मैं शर्करा डालूंगा, फ्लेवर डालूंगा तो शरबत बनेगा, तो मैंने डाला, पानी से शरबत बनाया तो वाटर प्लस शुगर प्लस फ्लेवर इक्वल शरबत। ओके, बराबर ना? उस तरह से स्टेच्यू बनाना है, तो मैंने आंसर लिख दिया स्टेच्यू। अब आप पूछते जाओ, पहले स्टोन प्लस क्या, वो चाहिए वो सब है, ऐड क्या किया, वो चाहिए वो सारे निकालने वाली वस्तु, और रंग देख नेक्स्ट, नहीं वो नेक्स्ट, वो तो बाद में, प्राण प्रतिष्ठा तो अलग, मुझे तो स्टेच्यू बनाना है केवल, वो तो विधि हो गई ना, मतलब वो तो बाद की बात है, आगे आप जब मंदिर बनाओगे उसके बाद, मुझे तो मूर्ति स्टेच्यू बनाना है केवल, यहाँ रखना है मानो किसी का भी, तो उसमें कुछ डालने वाली बात नहीं आई, सारी की सारी क्या आई, वो निकालना है, बराबर है। तो उसको क्या एक आकार देना है, तो आकार देते वक्त आप क्या करते हो कि उसकी साफ सफाई करते हो, उसको निकालते हो, समझ गए आप स्टैच्यू का उदाहरण। उसी तरह से यहाँ क्या है, बच्चा पढ़ने में रेडी है, मूलतः उसका कुदरती स्वभाव है वो ज्ञान अर्जन का है, बराबर, वो सद्गुण को चाहता है, वो मूलतः ऐसा है। अभी उसके बाहर का जो प्रभाव होता है ना, वो रज और तम दो दोषों का होता है, हमारा मुख्य गुण सत्व गुण है। तो ऋषि मुनि को क्यों निखार आ गया ऐसा, उसने कुछ अलग नहीं किया, उसने कुछ हटाया, क्या हटाया, हमारे आप तो किसको बोला है पता है आपको, रजस तमोभ्याम विनिर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेन तेषाम, ये पता चला आपको, ऋषि मुनि ने रज तम को दूर किया, प्रकाश तो था ही, उसमें आवरण था, आप समझ गए ना, तो आवरण को दूर किया तो प्रकाश तो है ही, जैसे सूर्य उगा हुआ है, अब हमको क्या करना है, यहाँ उजाला करना है तो क्या करेंगे भाई, ये पर्दे को हटाएंगे ना कि सूर्य को लाएंगे, सूर्य तो है, उसको हटाएंगे तो प्रकाश आएगा। उस तरह से बच्चों में कुछ दोष होता है जो कवर्ड करता है उसकी प्रतिभा, कोई दोष ऐसे होते हैं जो उसकी प्रतिभा को बाहर ही नहीं लाने देते, बराबर है, कोई दोष ऐसे होते हैं जो उसके व्यक्तित्व को बाधक होते हैं विकास के लिए। अब उसको और कुछ और पढ़कर आया है, हम उसको कुछ और पढ़ाना चाहते हैं, उसकी इच्छा कुछ और है, हम उसके ऊपर कुछ और करना चाहते हैं, ये प्रभाव, ये वस्तु होती है, तो वो अपने आप के व्यक्तित्व को निखार नहीं पाता है। उसके दो तीन मैं बात बताता हूँ, ये ऑब्जर्वेशन आने से विद्यार्थियों का कितना प्रभाव होता है, बराबर है। वो एक शक्ति पहचाननी होती है, उसकी एक विधि, जैसे एक उदाहरण मेरा, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि मेरा उदाहरण दूं और बनी हुई घटनाएं बोलूं, एक मैं स्कूल में पढ़ता था 8वीं में, आपको पता है मैं बहुत शर्माता था, शर्माता था पता है, मतलब एक लड़की, किसी के साथ भी बोलना नहीं, संवाद बिल्कुल नहीं करना, मैं स्कूल में बैठता था तो शांत से शांत, बराबर, कोई वस्तु में बोल नहीं पाता, स्टेज पे आकर नहीं, ऐसा वो तो उस टाइम तो स्टेज पे था ही नहीं, लेकिन ऐसा ही, बराबर, ये एक था। तो वो क्यों था, वो वातावरण की वजह से ऐसा हो गया, मेरे जो विद्यार्थी मिले, दूसरे लोग मिले, तीसरे मिले, वातावरण था, अंदर मेरी गुरुदेव ने बताया कि अंदर की शक्ति इसको बोल दे, बराबर है, तो वो मुझे पता नहीं थी सालों तक, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं, अवसर ही नहीं आया था कि मैं बोलूं, लेकिन वो शक्ति थी। तो 25 बच्चों में से 3 लोगों में थी, हम 25 लोग पढ़ रहे थे, इसमें 3 थे वो ऐसे थे, ओरेटर थे, जो किसी वस्तु को ओरेटर करते थे, बाकी के सब लोग इंट्रोवर्ट थे, बहुत सारे इंट्रोवर्ट थे, मतलब वो और काम कर सकते थे, ओरेटर नहीं बन सकते। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ये प्रभावी रूप से परीक्षा की, तो पता चला कि अच्छा मेरी शक्ति, और मुझे भी पता चला ये है तो इसमें उपयोग करना चाहिए, आप समझ गए ना। ऐसे हर एक बच्चों में एक कोई ना कोई प्रकार की प्रतिभा हो जो उसकी यूनिक हो,
अब वो तुरंत पता नहीं चलता है, आप अवलोकन करते जाए एक्टिविटी करते जाए, उसके बाद उसको पता चलता है कि ये विद्यार्थी में ये प्लस है, आप समझ गए, ये माइनस है, दोनों को देखना है। तो ये पंचकोश का पहला ये परीक्षण होता है ये बच्चों में। तो पहला क्लू क्या है, कवर्ड होता है तो दोष को दूर करना होता है, क्योंकि दोष जब तक रहेगा तब तक हम ओरिजिन उसका नहीं जानते, तब तक वही प्रभावी रहेगा। जैसे रोग रहेगा तब तक हम उसके स्वास्थ्य का परीक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि सब जगह पर रोग ही प्रभावित हो। आपका ब्लड देखो तो रोग निकलेगा, आपका मुंह देखो तो रोग निकलेगा, आपको नाड़ी देखो तो रोग निकलेगा। तो ओरिजिन आपका दोष कौन सा है वो जानना है, तब आप क्या होना चाहिए, प्रकृति जाननी है। तो किसकी जाननी है, रोगी आया तो वो जब नाड़ी दिखाता है हमको रोगी कि मेरी प्रकृति देखो, तो उस टाइम प्रकृति नहीं देगी, क्योंकि वो तो विकृति है। उस टाइम तो कफ ही दिखाई देगा, तो वो कफ प्रकृति नहीं है, क्या है वो, उसको बुखार, कफ आया है, बुखार है, सब समान हो जाए, अच्छा हो जाए, भोजन करने लगे, तब उसको देखना है प्रकृति कौन सी है। आप समझ गए ना, तो ये एक हो गया, समझ गए। अब ये पंचकोश के कारण हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को दोष को दूर कर सकते हैं और सद्गुण का निरूपण कर, सद्गुण का अधिष्ठान अधिष्ठान कर सकते हैं। वो क्यों जरूरी है, क्योंकि उसके बाद बच्चों में धीरे धीरे ग्रास्पिंग कम हो जाता है। गुण को बोने का, गुण को देने का सही टाइम कौन सा है, 6 to 15 ईयर्स। उस टाइम आप जितना ज्यादा गुण दोगे उतना वो एक्सेप्ट कर लेगा, चाहे सही गुण हो, दुर्गुण हो, चाहे सद्गुण। गुण का सबसे अच्छा ग्रास्पिंग पीक पॉइंट पर होता है 6 to 15 ईयर्स, बराबर। उसमें शरीर के जितने भी गुण हैं जिसमें प्राणमय एक्टिविटीज आती है, वो 6 to 10 ईयर्स में ज्यादा स्वीकार करता है। और मन के गुण होते हैं वो 11 to 15 का करता है। जैसे बच्चों को आप पिक्चर दिखाओ फाइटिंग वाले, डिशुम डिशुम डिशुम, तो वो क्या करेगा, हम भी देखेंगे वो भी देखेगा, लेकिन हम लोग कुछ नहीं करेंगे। वो क्या करेगा, वो अपने एक मित्र को लेकर ऐसा करने लगेगा। पता है आपको, उसने सब आदतों में से कौन सी पकड़ ली, उसकी आदत ये। फिर वो एक राइफल चलाता है वहां पर, कोई एक ऐसा, या तो एक पहले वो गिलो आता राजकुमार चलाता पिक्चर में, जानी ऐसा के, पता है। हिंदी पिक्चर आपने नहीं देखे होंगे, तमिल पिक्चर ज्यादा चलते ना यहाँ, तो हम लोग हिंदी पिक्चर देखते थे। तो आज भी पता है कि वो चलाते थे ना, तो 8वीं कक्षा में भी पढ़ता था, तो मैं भी लाया था उसका एक लोहे का वो छोटा सा, वो उसको ऐसे मारते थे, ऐसे 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 बराबर, ऐसे सभी ऐसे, क्योंकि वहां देखा राजकुमार को कि राजकुमार जैसा बड़ा आदमी ऐसा रखता है, तो मैं भी बड़ा बनना चाहता हूँ, तो क्या रखूं, तो ये इनडायरेक्ट एडवर्टाइज होती है हमारे, आप समझ गए। बड़ा आदमी के साथ कोई वस्तु का कनेक्शन कर दिया जाए ना, तो हम वो वस्तु, क्योंकि अंदर से हम बड़ा बनना चाहते हैं, अंदर से क्या चाहते हैं हम, बड़ा बनना। अब वो बड़े आदमी के पास जो चीज होगी ना, वो चीज का हम उपयोग करने लगेंगे, चाहे हम कितने भी बड़े हो, समझदार हो, लेकिन वो हम हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा सब कॉन्शियस काम करता है, समझ गए। और शिक्षकों को काम कॉन्शियस में करना ही नहीं है, कहाँ करना है, सब कॉन्शियस, बराबर। उसको ऐसा मन हो जाना चाहिए कि मैं यहाँ पर आऊं जल्दी, तो उपदेश नहीं देना है कि आप जल्दी आओ, टाइम पर आओ, नहीं तो सारे के सारे लोग ये तो कर रहे हैं कि आप टाइम पर आओ, टाइम पर कोई आता नहीं, पूरे स्टूडेंट हो। तो उसको ऐसी प्रेरणा देनी है कि उसको वो टाइम पर नहीं आएगा तो वो गलत है, आप समझ गए। वो एक सिखाने की रीति कि टाइम का इतना महत्व दिखा दो कि वो टाइम पर आए, टाइम पर आना बोलो मत, लेकिन टाइम का महत्व इतना बता दो उसको कि वो मिसिंग करे कि मैं टाइम पर नहीं जाऊंगा तो बराबर नहीं, मैं कुछ गलत कर रहा हूं, ऐसा गिल्टी डाल, आप समझ गए। महर्षि महेश योगी जी थे, उन्होंने पूरे विश्व में योग की यूनिवर्सिटी सर्वप्रथम उन्होंने की, पता है आपको उसके विषय पर, लगभग पता नहीं होगा शिक्षकों को। ये सारे उदाहरण आपको जानने ऐसे हजार है, के पास ऐसे उदाहरण आए ना, तो विद्यार्थी को कहने में काम है।
जिसके पास ज्यादा मटेरियल है ना, वो कंटेंट महत्व का है। आप समझ गए? आपको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास बातें करनी आनी चाहिए, वो नया देना आना चाहिए, वही हमारा माल है। हमारा गोडाउन तो है नहीं कुछ और कि चलो हम देते हैं, यही है। ये आपके पास किस बालक को क्या देना है, ये 5 बातें करेंगे तो 5 बच्चे ऐसे होंगे जो ये पढ़कर आए होंगे पूर्व में, वो आकर्षित हो जाएंगे। हाँ, ये मेरा काम का है, वो आपको पकड़ लेंगे कि ये काम का है, ये टीचर मेरे काम का है। वो ऐसी बातें अगम निगम की बताता है तो उसको और रस लग जाएगा कि नहीं ये आदमी काम। तो महर्षि महेश योगी ने एक ध्यान की विधि शोधी। ये उसके बाद ये आया, ये सभी जो अभी प्रचलन में आया सारी विधियां, वो उसके महर्षि महेश योगी के बाद आई। श्री श्री है, प्रभाकर ऋषि है, वो सब उनके शिष्य हैं। तो महर्षि महेश योगी ने एक विधि निकाली, मनोविज्ञान की विधि है। वो क्या करते थे, वो एक भावातीत ध्यान कराते थे। आपको पता है उसका? पता नहीं होगा, वो हमारी भी परंपरा। वो भावातीत ध्यान कराते थे, तो गुरुदेव ने विरोध किया था कि भाई ये मत कराइए, तो उसकी चर्चा हुई थी, तो बहुत सारा है उसका विषय ये। उसमें क्या है पता है, व्यक्ति को गिल्टी निकल जाए। कुदरत ने, हम कुछ गलत काम करते हैं ना, तब एक हमको दिया है जो सेल्फ कंट्रोल है हमारा, उसको कहते हैं गिल्टी कॉन्शियस। बराबर है? आप कुछ गलत काम करते हो ना, तब पहला कोई देखे ना देखे, आपको अंदर से अच्छा नहीं लगेगा। बराबर? वो आप गिल्टी महसूस करोगे यदि आप में सत्व गुण ज्यादा है तब। बराबर है? तो ये स्वाभाविक है, गिल्टी कॉन्शियस जिसको कहते हैं। आप अपने आप को गिल्टी, किसी ने देखा नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने फोटो नहीं लिया, कुछ नहीं हुआ, आपने कुछ गलत किया, तो आपको एक गिल्टी रहेगी जीवन पर, ये मेरे से गलत हो गया। ये कुदरती रूप में रखा है, तो वो कंट्रोल में रहे। जैसे चोर चोरी करता है, तो चोरी करता है तो उसको एक गिल्टी रहती, इसके लिए वो पुण्य करना चाहता है। आप इतने बड़े डोनेशन देते हैं ना, वो ज्यादातर ब्लैक मनी वाले। क्यों? क्योंकि उसको एक गिल्टी, ये ब्लैक मनी कमा लेते, कहीं इधर उधर से चीट करके किसी भी रूप से कमा लेते पैसा। बराबर है? अब उसको वो गिल्टी हो जाए कि ये मैंने गलत तो किया। बराबर? तो वो क्या करते हैं, अब वो छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि वो तो उसका रिकरिंग है, रोज का है, छोड़ देगा तो जीवन कैसे चलेगा। तो वो गिल्टी उसको एक रास्ता निकलवाती। उसके लिए एक हमारा पूरा का पूरा ये है, पूरा स्ट्रक्चरल प्रोग्राम हमारा अध्यात्म, कि कौन महात्मा ऐसा है जो अच्छा काम करता हो। तो वो अपनी हित से देखता है कि कोई अच्छा काम, गरीबों को भोजन कराता हो और कुछ कराता हो, सत्संग करता हो, तो उसको जाकर वो कथा करवा देता है या फिर डोनेशन देता है, कुछ भी। वो इसलिए नहीं दिया कि उसको दान का कंसेप्ट पता है। आप समझ गए ना? वो स्तर नहीं है उसका। क्यों दिया? गिल्टी को। अब गिल्टी में क्या है, चोर को भी एक गिल्टी होती है, जो दूसरे क्राइम करते हैं उसका भी एक गिल्टी कॉन्शियस सूक्ष्म लेवल पर। अब एक ध्यान का पद्धति ऐसा आया, तो ध्यान से वो गिल्टी निकल गई। चोर को जरूरी थी वो गिल्टी, वो गिल्टी रहती तो दूसरी बार चोरी नहीं करता। अब वो चोरी किया और गिल्टी निकल गई, तो दूसरी बार करेगा, तीसरी बार, स्वभाव बन जाएगा चोरी। गलत चीजें स्वभाव न बने, गलत चीजें स्वभाव न बने, इसके लिए कुदरत ने एक व्यवस्था रखी है, गिल्टी कॉन्शियस। वो क्यों जरूरी है? गलत चीजें स्वभाव नहीं बननी चाहिए, सही चीजें स्वभाव बन जाए, गलत चीजें। तो बच्चों में ये गिल्टी कॉन्शियस का उपयोग कर रहे हैं, हम कर नहीं रहे, उसका कोई उपयोग नहीं कर रहे, कोई उपयोग नहीं कर रहे। इसके लिए बच्चा स्वयं आत्मनिरीक्षण करके सुधरता नहीं। तो बच्चे कब तक ठीक रहेंगे? जब तक टीचर रहेंगे तब। जैसा टीचर बाहर गया रूम, हमारे यहाँ कहते हैं कि लोग बुलाते स्कूल में, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में बुलाते कि चलो बच्चे कैसे सीखते बैठते हैं, वो देखो। तो हम जाते हैं तो नमस्ते ठीक, नमस्ते अंकल, या तो नमस्ते सर, वेलकम, ऐसा करके हमको बुलाते हैं। फिर हम ये प्रवचन करता हूँ तो सारे ऐसे बैठे देखते हैं। तो फिर वो मुझे वो मांगते हैं रिमार्क कि कैसे लगे बच्चे। मैंने कहा अभी मैं खुद नहीं लिख सकता, अभी तो आपने ट्रेन किए हैं, वो पता है ना आपको, वो
बीरबल था, बीरबल पता है, अकबर बीरबल पता है ना। तो बीरबल ने बताया कि प्राणी, भारतीय प्राणी शास्त्र में एक जूओलॉजी में ऐसी एक बात आती है कि आप हर प्राणी को ट्रेन कर सकते हो। टाइगर को कर सकते हो, लायन को कर सकते हो, कुत्ते को कर सकते हो, सबको कर सकते हो, बिल्ली को कभी नहीं कर सकते। आपने देखा कभी बिल्ली सर्कस में देखी है? बिल्ली को ट्रेन किया बताओ। तो बिल्ली को ट्रेन नहीं कर सकते, वैसा भारतीय प्राणी शास्त्र में लिखा है। तो बीरबल ने ऐसी बात कही कि बिल्ली को कोई ट्रेन नहीं कर सकता है, बड़े से बड़ा पंडित हो, षट दर्शनाचार्य हो और मनोवैज्ञानिक हो, बिल्ली के आगे झुक जाएगा। तो अकबर ने कहा कि ये तो ऋषि मुनि तो ठीक है, उसके समझ में उतना आया होगा, तो इतना ही लिखा है। आजकल तो बहुत ट्रेनर मॉडर्न हो गए हैं, तो कितना, और मैं तो राजा हूँ, उसके पास तो साधन भी कम थे, तो उनको कुत्ता, बिल्ली का, कुत्ता का, टाइगर का, सिंह का पता चला होगा, बिल्ली का पता ही नहीं चला होगा। और आज तक तो विज्ञान आगे आ गया, ट्रेनर आगे आ गए, तो वो बात जची नहीं। तो उसने बोला कि भाई बीरबल तू पुरानी बातें मत कर, वो बराबर है, वो कुछ बात अच्छी है, कुछ में मानवीयता, ऐसा कुछ नहीं, सबको ट्रेन किया जाता है। तो अकबर ने देखा कि इसको करके दिखाते हैं कि बिल्ली क्यों ट्रेन नहीं होती। ये सब पुरानी बातें रट रट कर सब ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता है। उसको पता क्या है, एक ट्रेनर को बुलाया। ट्रेनर ने कहा कि मैं किसी भी प्राणी को ट्रेन कर सकता हूँ। बोले ठीक है, कितना टाइम लगेगा? वो एमओयू हुआ 3 महीने का, 3 महीने में उसको ट्रेन कर देना है बिल्ली को। मतलब आए तो बिल्ली इधर आ जाए, फिर इसको लेकर आए, फिर ऐसे सामने बैठे, तो एकदम भोजन के टाइम पर बिल्ली को बिठाया कि जैसे राजा भोजन को बैठे, बिल्ली बैठ जाया और उसके ऊपर दिया रखे, और 5 बिल्ली ऐसे बैठ जाए और ऊपर दिया, और ऐसे ही देखती रहे राजा को। बराबर है, तो ट्रेन की ऐसी, फिर उठ जाए, उसके बाद वो दिया नीचे उतारे, उसके बाद बिल्ली जाकर फिर दूध पिए, ऐसी ट्रेनिंग दी उसने। तो बीरबल को भोजन को बुलाया, या भोजन को आओ, बहुत दिन हो गए भोजन नहीं किया है। अब बीरबल को लगा कि मुझे भोजन को क्यों बताते, वो पता लग गया ये ट्रेनर रखा है राजा ने और बिल्ली को ट्रेन कर रहा है वो। तो बीरबल को पता चल गया कि राजा है, तो वो उसको दिखाना है मुझे कि देखो बिल्ली भी ट्रेन हो सकती। तो बीरबल क्या कहा कि 3-4 दिन के बाद आता हूँ। तो बोले ओके, आ जाओ। वो एक दिन निश्चित किया कि ये दिन आ जाओ, तो वो दिन वो उसने क्या कि 4-5 चूहे लेकर गया, छह बराबर, साथ में ले गया वो पंजरा, चूहे वाला। भोजन की तैयारी हो गई, बिल्ली सब बैठ गई, अरे एकदम भोजन करने लगे। तो वो देखता है पूरा, कुछ बोले नहीं, वो बिल्ली को बिठा दिया 5 को कि देखो हमारे भोजन सत्कार समारोह में आज बिल्ली है, वो आप जैसे मेहमान आए हो ऐसे बिल्ली भी स्वागत के लिए तैयार है, 5 विशेष अतिथि। तो बिल्ली ऐसे एकदम तत्वज्ञानी की तरफ बैठ गई, एकदम देखती रही सब कुछ की, भाई एकदम दिए जलाए उसके ऊपर। तो बीरबल को पता चल गया कि अच्छा ये मुझे दिखाने के लिए है, बराबर। तो धीरे धीरे वो भोजन करते हैं, धीरे से उसने क्या किया कि 5 चूहे को डाला वहां पर। अब बिल्ली ने जब चूहा देखा, तो 5 बिल्ली टूट पड़ी उसके ऊपर, इधर उधर दिए, इधर रख गए उधर रख गए, और 5 भागने लगे, चूहे इधर उधर दौड़ने लगे, बिल्ली उसके ऊपर, ये सब भोजन भोजन की जगह। तो वो मुंह नीचे बैठा गया और ट्रेनर को डांटने लगा कि आपने क्या ट्रेनिंग। वो बोले ट्रेनिंग तब तक थी जब तक चूहे नहीं थे, चूहे आते ट्रेनिंग जीरो। कब तक ट्रेनिंग है? जब तक चूहे नहीं है तब तक पूरी ट्रेनिंग है, तब तक ऑल सब कुछ ऑल वेल है। वो बोले ये ट्रेनिंग तो नहीं थी, उसने चूहे डाले। हमारी बात ये नहीं हुई थी कि चूहे आए तब वो ऐसी रहेगी। तो अभी हमने क्या किया है, चूहे नहीं है, कैमरे नहीं है, तब तक वो हर एक आदमी शिस्त बने बराबर, तब तो कोई चोरी नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अस्तेय नाम का गुण उसमें घटित हुआ। कैमरा है इसलिए चोरी नहीं करता, कैमरा चला गया वो कुछ भी कर सकता है, स्वयं गुण नहीं आए, बाहर का डिसिप्लिन थोपा हुआ है।
टीचर न हो तो भी शांति रहे क्लास में, वो गुण है। बाकी आप 4 मॉनिटर को लगा दो, टीचर को लगा दो और बाद में कहो बच्चे कितने शांत है, तो वो कोई शांति है? वो कोई शांति हुई? वो गुण नहीं हुआ, वो तो आपने प्रेशर करके रखा है उसको कि भाई बड़े आदमी आने वाले हैं, अब आप ठीक से बैठना, ठीक से रहना। वो तो क्या है, वो तो मैच फिक्सिंग हो गया। मैं आने वाला हूं तो आपके बच्चे अच्छे बोलेंगे, जाने के बाद वो अल्लाह करेंगे। आप देखते ही है कि जैसे टीचर गया, प्रोफेसर गया, सारे आवाज में वो, क्योंकि अंदर गुण घटित नहीं। और हमारी शिक्षा क्या है, गिल्टी कॉन्शियंस का उपयोग करना है बच्चे को, ऐसी प्रेरणा देनी है कि वो स्वयं ही, हम गुरुकुल में ऐसा करते हैं कि कुछ गलती हो जाए तो मैं ऐसा करता हूँ कि बच्चा, हो सकता है ह्यूमन राइट है हमारा, हम देर से उठ सकते हैं, लेकिन जिस दिन मैं देर से उठूंगा उस दिन नाश्ता नहीं करूंगा। तो बच्चे को स्वयं सिखाया, खुद ही नाश्ता नहीं कर, वो क्या हुआ, नियम नहीं है, खुद ही ऐसा प्रेरणा लेकर वो नहीं करते हैं तो दूसरे दिन जल्दी उठते हैं। बराबर, कुछ भी ऐसा है कि स्वयं ले प्रायश्चित, स्वयं को तैयार करना है। तो ये एक हमारे सभी शिक्षकों को एक स्टोरी टेलिंग आना चाहिए। बराबर, उससे क्या होता है, प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है ना इनडायरेक्ट एजुकेशन। इनडायरेक्ट एजुकेशन पता है, एक होता है डायरेक्ट में बोलूं, बराबर है, वो दुकानदार का होता है कि आप 50 रुपया दो मैं तुमको वस्तु दूंगा, वो डायरेक्ट है। वो ऐसा नहीं बोला कि 50 का हो सकता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, 50 रुपया दो ये लो वस्तु, वो सीधी दुकानदारी हुई, डायरेक्ट एजुकेशन। उससे इंफॉर्मेशन जाती है लेकिन उससे प्रेरणा नहीं जाती। और मुझे कुछ आपको बताना है तो मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा कि तुम ऐसा करो, ऐसा नहीं बताऊंगा। मैं क्या करूंगा, इनडायरेक्ट बोलूंगा, मतलब एक स्टोरी के माध्यम से बोलूंगा। तो जैसे पुराणों में ये पद्धति का उपयोग किया है। जैसे पुराण में प्रश्न करते हैं, बराबर है, कि भाई ऐसे आत्मा होती है कि नहीं, बराबर है। तो अब कुछ भी जवाब देंगे उसको, तो डायरेक्ट देने से अच्छा इनडायरेक्ट। तो क्या कहता है कि एक बार ऐसा ही प्रश्न अत्रि ऋषि को महर मरीचि ने पूछा था, सेम ऐसा, एकदा नैमिषारण्य, मतलब एक बार ऐसा हुआ था, एक आदमी ने, ये मरीचि ऋषि को अत्रि ऋषि ने यही प्रश्न पूछा, उसने जवाब दिया कि हाँ आत्मा है भी नहीं भी, यदि तुम उस लेवल पर नहीं गए, तुम्हारे में आलस है, प्रमाद है, ऐसा है, तो तुमको आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। अब उसने उसको बताया, अब इसको किसने बता दिया, ऐसा कहकर इसने इसको बता दिया, पता है। अब सीधा बता दे कि तुमको आलस है, प्रमाद है, तुम प्रमादी हो, तो छोड़कर भाग जा। लेकिन क्या किया, इनडायरेक्ट किया कि ऐसा ही प्रश्न एक बार उसको आया था, उसको पूछा तो उसको दिया, तो उसने बता दिया। तो ये व्यक्ति क्या सीख गया, इनडायरेक्ट एजुकेशन से, उदाहरण से सीखा, बराबर है। तो ये एक वस्तु है, बराबर है। तो इतनी बातें हैं प्रेरणा देने की, उसके लिए हमको पंचकोश विकास का अध्ययन करना है, थोड़ी स्टोरी टेलिंग सीखनी है, किस प्रकार की बातें उसको प्रेरणा देने की, कम से कम एक बात उसको प्रेरणा देने की करनी, कुछ प्रेरणा होनी चाहिए, बराबर है। ये रोज कोई एक बात, क्योंकि ये है ना, हमारे इमोशन को यदि रोज नहीं घसे ना, तो धीरे 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 रूड हो जाता है व्यक्ति, उसको संवेदनशील रखना पड़ता है। जैसे आप वो ऐसा सेविंग करता है, उसको रोज घिसना पड़ता है, पता है आपको, नहीं तो वो चला जाता है, उसका जो नोक होती है वो चली जाती है। उस तरह से हमारे इमोशन को रोज 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 व्यक्तियों को कोई नई 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 बातों से उसको प्रेरणा देनी होती है, नहीं तो उसका जो प्रेरणा का भाग होता है ना, वो बंद हो जाता है। तो वो विद्यार्थी फिर नया करने में उत्सुक नहीं रहता है, उत्साही नहीं रहता है, संवेदन नहीं रहता है। तो ये बहुत जरूरी है, रोज एक कोई प्रेरणात्मक बात जिससे उसको मोटिवेशन मिले। और वो मोटिवेशन से भी ज्यादा इंस्पायर, वो दोनों अलग अलग है। मोटिवेशन दूसरे को दिया जाता है और इंस्पिरेशन वो खुद की आती है, उसको बोलते हैं। वातावरण हम तैयार करते हैं, लेकिन इंस्पिरेशन उसमें आए ऐसा वातावरण तैयार करना कि वो खुद प्रेरित हो जाए और वो खुद करे कुछ काम। पहले हम करके दिखाते हैं, उसके बाद वो खुद करते हैं। तो छोटी छोटी आदतें डालनी है, जैसे पेड़ पौधों को पानी पिलाना, वो रोज पिलाना है, यहाँ पर व्यवस्था करनी पेड़ पौधों को पानी पिलाने की।
कि कोई क्यों पिलाना चाहिए, उसका एक वस्तु है, उसको समझाना है कि पेड़ पौधे। अब पर्यावरण को तब समझे, पर्यावरण को तब नहीं समझेगा जब वो एग्रीकल्चर, बीएससी विथ एग्रीकल्चर या एनवायरमेंट करने जाएगा। वो पर्यावरण अभी समझाना है, और वो किससे समझाना है? वातावरण बिना कुछ भी नहीं सिखाना है। देखो उसका कोई मतलब नहीं है, वातावरण बहुत महत्व का है। आप वातावरण का समझ गए? नहीं समझे? हाँ, वो एनवायरमेंट देखो, केवल एनवायरमेंट बहुत महत्व का है। वो हमारे अंदर के इमोशन को जागरूक करता है। हर एक वस्तु में भारतीय संस्कृति में देखो किसका महत्व दिया है? एनवायरमेंट। अभी क्या हुआ, पहले युद्ध हुआ है, तो वो क्षत्रिय लोग लड़ने जाते थे तो मिलिट्री में गया था व्यक्ति, वो मिलिट्री में गया था, उसकी पत्नी यहाँ थी, वाराणसी की बात है। तो क्या हुआ, छुट्टी लेकर गांव में आया। तो गांव में आया तो पत्नी बोली कि ये व्यापारी के पास मैं जा रहा हूँ, आप देश के लिए लड़ रहे हो, ये व्यापारी मुझे बाकी में उधार नहीं देता है, पता है, उधार नहीं देता है, बराबर, क्रेडिट नहीं देता है, मतलब क्रेडिट पर नहीं देता है, उधार नहीं देता है। तो बहुत परेशान, मैं लेने को गई, मुझे सीरा बनाना, हलवा बनाना था, लेकिन घी नहीं दिया, वो नहीं। तो 2-3 दिन बोला ऐसा। और बहनों को क्या है कि रिपीटेड बातें करने की आदत होती है, एक ही बात रिपीटेड करते हैं, बरोबर, तो रिपीटेड एक ही एक बात, तो वो क्या है कि रिपीटेशन बहुत होता है, तो वो इफेक्ट होता है सबको, उसको पता है कि इसको माइंड पर कैसे इफेक्ट होता है, वो रिपीटेड बातें बताती है अलग अलग रीति से कि ये गलत है, ये गलत। तो क्या हुआ कि युद्ध हुआ वहां ऊपर कश्मीर में। तो युद्ध की यहाँ पर आई वो कि भाई युद्ध हुआ, युद्ध का निश्चय हो गया है, अब सबको लड़ने जाना है वहां पर। तो फोन पर फोन आ गए कि अभी चलो वहां पर, चलो वहां पर। तो बहुत जुस्सा आ गया, युद्ध आया तो वातावरण बन गया युद्ध का, सबके फोन आ गए, युद्ध का सब कुछ तैयारी होने लगी, सभी लोग यहाँ, फोर्स आ गई वाराणसी में, वो सब कुछ हो गया, वहां से आगे जाना है, वातावरण बन गया। अभी युद्ध का जो माहौल था वो बन गया था। पत्नी ने बोला कि ये व्यापारी, अब उसको गुस्सा आ गया। उसने क्या किया, एक लोहे का वो लिया, पूरा का पूरा जो वो हुआ, और जाकर सीधा व्यापारी के इधर यहाँ जो गला है उसके ऊपर ऐसा बांध कर दिया। तो उसके बाद तो वो वहां चला गया, तो वो बेचारा, उसका गला फंस गया, ऐसा लोहे का था। तो अब उसको काटे तो गले में इजा हो। तो डॉक्टर ने कहा कि ये जिसने किया है वो सब ट्राई किया, लेकिन कट नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पर हो सकता था, इतने साधन भी नहीं थे। तो प्रयत्न किया बहुत लोगों ने, वो सो नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो बांधा हुआ है पूरा लोहे का। तो बोले कि अब मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, आप मुझे निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। अब वो भी पछतावा करने लगा कि अब ये क्या हो गया। तो युद्ध का माहौल 2-3 दिन था, पूरा हो गया। अब 4 दिन से वो ऐसा ही बैठा है, वैद्य दवाई कर रहे हैं सब कुछ, बोले उनको बुला। तो उसने ट्राई की, वो भी नहीं निकाल पाए। अब जिसने ऐसा ये कर दिया था वो भी उसको ठीक नहीं कर पाया। तो बोलो ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई किया बहुत। वो खुद अफसोस कर रहे हैं, मतलब वो खुद गिल्टी महसूस कर रहा है कि मैं क्या कर दिया, उसको ये हानि कर दी मैंने, ये पत्नी ने बताया बार बार, तो मैं गुस्से हो गया, तो ऐसा कर दिया। तो गिल्टी हो रहा है, अब वो कर रहा है लेकिन उससे भी नहीं हो रहा है। तो अब किसको बुलाऊं, बोले। तो एक आदमी ने कहा कि तब तब उसने ही, मैंने उसी ने डाला ऐसा, वो नहीं, क्यों नहीं निकाल पाता है, उतनी ताकत तो है उसको, और उतनी ही चाहिए, साइंटिस्टों ने कही, जितनी इसी बेंड करने में चाहिए उसको खोलने में उतनी चाहिए, तो इतनी ताकत है। वो बोले ताकत है, पर पंडित ने बताया, मनोवैज्ञानिक पंडित ने, कि वो ताकत है, अब वातावरण नहीं, और वापस युद्ध आएगा, बराबर है, तो वो वापस खोल सकता है। या तो आर्टिफिशियल आप युद्ध को खड़ा करो, सबको बोलो युद्ध हुआ है, तब वो वापस आएगा, तब वो खोल सकता है, उसके बिना नहीं, ताकत है लेकिन अभी वातावरण नहीं है। तो ये क्या होता है कि बहुत चीजें कहां से निकलती है, वातावरण से। तो बच्चों को एनवायरमेंट कैसा देना है कि शिक्षा के अनुरूप होना चाहिए, आप समझ गए।
उसको पढ़ने का मन हो ऐसा होना चाहिए। ऐसा 2-3 बातें। क्या क्या? तो टीचर के पास पुस्तक होनी चाहिए। तो आपके पास जब पुस्तक हो तो वो एक मोटिवेशन मिलता है पढ़ने का, इनडायरेक्ट मोटिवेशन है। वो आप कुछ कह नहीं रहे हो, लेकिन एक बुक अपने साथ रख रहे हो, तो बच्चे को भी बुक रखने का मन होगा, तो वो पढ़ने का मन होगा। दूसरा, वो जब आपको देखता है तब आप स्टाफ रूम में बैठकर चाय गांठिया खाते हैं ऐसा चित्र नहीं होना चाहिए। अभी गुजरात में क्या है पता है आपको? रिसेस होता है ना, जब फ्री होता है, टीचर को जब फ्री देखता है ना, तब वो क्या लगता है, सब एक साथ बैठ जाते हैं, फिर वो गांठिया मंगाते हैं। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, गुजरात में वो मंगाते हैं और चाय पीते हैं उसके साथ। सब देखते हैं कि फ्री टीचर हुआ तो क्या करता है, तो पहला देखते हैं कि वो चाय या गांठिया खाकर आपस में बातें करते हैं। दूसरा, वो देखता है कि या तो वो क्रिकेट का स्कोर देखते हैं। तीसरा देखते हैं पिक्चर देखते हैं। तो टीचर फ्री हुआ तो क्या करता है, तो ये करता है। तो बच्चे भी फ्री हो तो क्या करने लग जाते हैं, समझ गए ना? अध्ययन है, उसका रीडिंग है, वो उसका स्वभाव नहीं बनता, वो उसका काम बनता है। आइडियल क्या है हमारा? क्या होना चाहिए? स्वभाव होना चाहिए, काम नहीं। हमारे लिए रीडिंग वो काम नहीं है, हमारे लिए वो स्वभाव है। हमको वो नहीं मिले तो गलत, अच्छा नहीं लगता, ऐसा होना चाहिए। आप समझ गए ना? तो वो मोटिवेशन इनडायरेक्टली देना है उसको, कि आपके पास बुक हो, आप पढ़ रहे हो, आप सीख रहे हो अपने गुरु से, तो उसको लगेगा अच्छा मुझे भी सीखना है। तो एक कोई बड़े ये आचार्य है या कोई प्रिंसिपल है, वो दूसरे टीचर्स को बताते हैं, ऐसे वो सीखता है। वो इनडायरेक्ट देखता है कि अच्छा वो सीख रहा है तो मुझे भी सीखना चाहिए। वो मोटिवेशन के प्रकार है। ठीक है, ओके। अभी पूरा करते हैं और प्रश्नोत्तरी कल रखते हैं, अभी रखते हैं, ठीक है, अभी रखते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ तो हम लोग आप चर्चा से बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ। तो मेरा प्रश्न है कि आपने बोला कि बच्चों को बुक होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए विषय जानने के लिए। तो कक्षा में 20 बच्चे हैं, उनमें से 3 बच्चों को इंटरेस्ट है, बहुत इंटरेस्ट है कोई एक विषय में। बाकी 17 बच्चे हाँ। घूमने फिरने में, कूदने में, चिल्लाने में इंटरेस्टेड है। सो उनको छोड़ देना चाहिए कि इस विषय में इंटरेस्ट लाना चाहिए या करना चाहिए, या फिर उनको उनके इंटरेस्ट का विषय ढूंढ के उठाना, क्या करना चाहिए? एक ही शिक्षा होती है। अच्छा, देखिए ऐसा होता है कि बहुत सारे हमारा वो एक सिद्धांत है शिक्षा का, सब बच्चे जीरो से स्टार्ट नहीं करते। क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम में क्या है, पुनर्जन्म पूर्व जन्म भी है। और हमारी शिक्षा पूरी जो ढांचा बना है, जो पूरा करिकुलम का निर्माण हुआ, पूरा जो बना, वो वो उनके प्रभाव से बना, बराबर है। तो उन्होंने क्या चालू किया कि हर एक बच्चा जीरो से स्टार्ट करता है, क्योंकि पूर्व जन्म तो है नहीं। तो स्टार्टिंग जर्नी कहाँ से है, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, जीरो। तो सब बच्चे एक तरह के हैं, उनका मान्यता। हमारी मान्यता ये है और ये सिद्धांत है कि पूर्व जन्म में जिनका जिनका जो जो रुचि है, उसके अनुसार वो भी कार्य करेगा, बराबर है। आयुर्वेद में भी बताया है कि भाविता पूर्व देहेषु सततम शास्त्र बुद्धयः भवन्ति सत्व भूयिष्ठा पूर्व जाति स्मरामि। तो ये वस्तु क्या है कि वो अलग 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 रुचि रहेगी। अब आपको ग्रुप कर देने, वो ग्रुप कैसे करने हैं, एक पंचकोश के आधारित, एक सत्व रज के आधारित। कोई बच्चे एक्टिविटी में अच्छे होंगे और कोई बच्चे पढ़ने में अच्छे होंगे, बराबर, कोई स्पोर्ट्स में। तो क्या करना है, ये तीनों को अलग थोड़ा करके उसको थोड़ा अलग टाइम देना है। और वो लोगों को खेलने की इच्छा है तो वो खेल अलग से उसको खिलाना है। एक ही टाइम पर मल्टीपल एक्टिविटीज करनी है अलग अलग ग्रुप्स में, बराबर है। और दूसरा, जो खेल रहे हैं उसको मोटिवेशन देना है कि वो भी कभी कभी बैठे, जिसकी प्रेरणा देनी हो ना, उसको उभारना है। उभारना पता है, जैसे प्रशंसा करनी है उसकी, कि हाईलाइट करना है उसको, कि देखो ये
खेलना अच्छा है, लेकिन पढ़ना उससे भी अच्छा है। आप समझ गए ना? आप किसी को छोटा करके बड़ा नहीं बना रहे हो, लेकिन एक थोड़ा बड़ा है, एक को बड़ा बड़ा बना रहे हो। हमारे यहाँ क्या है, एक को छोटा बनाकर दूसरे को बड़ा नहीं बनाते हैं, लेकिन बड़ा तो बनाना है। तो एक को क्या कहते हैं कि ये सब ये सभी अच्छे हैं, लेकिन एक और अच्छा है। बराबर कि भाई ये सब अच्छे हैं, बुरे नहीं है कोई भी, लेकिन वो एक और अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो कौन है? तो वो ये है। आप समझ गए ना? ऐसे ज्ञान को, पढ़ने को ऐसे आप उसको क्या करते हैं, इनडायरेक्ट इंस्पायर। तो धीरे धीरे खेल वाला व्यक्ति भी वो उभर के आया ना, तो वो इंटरेस्ट लेगा उसमें, क्योंकि कोई भी बात हम मन कहाँ आकर्षित होता है, जहां पर बड़प्पन होता है, जहां पर मेन सेंट्रल पॉइंट पर हमारा मन आकर्षित होता है। देखो सेंट्रल पॉइंट क्या है, यहां पर भी आज मैं हूं, तो आज सेंट्रल पॉइंट में हूं, तो आज मेरा प्रभाव रहेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब जगह पर। बरोबर, आज का दिन 2 घंटा, क्योंकि आज के दिन का दूल्हा मैं हूं। दूल्हा पता है ना, वो उस टाइम वो जुआरी हो, शराब पीता हो, कैसा भी, लेकिन दूल्हा हो तो पूरा का पूरा लोग किसको देखते हैं? उसी को देखते हैं ना, क्योंकि वो टाइम दूल्हा है। वो अब वो 2 दिन हो गया, वो चला गया, अब दूसरा दूल्हा है, तो वो उसको सब गीत गाते हैं, सब उसका करते हैं, क्योंकि सेंटर पॉइंट है। और लोगों का भी कहाँ ध्यान होता है? सेंटर पॉइंट। तो बच्चे का क्या है कि सेंटर पॉइंट पर ध्यान, जिसके साथ उसका प्रशंसा जुड़ती है, जिसके साथ बड़प्पन जुड़ता है, बराबर हाईलाइट जुड़ती है, वो बच्चा सीखेगा। इसके लिए आप ज्यादातर बच्चे को पूछो, एक में बात करूं, 3 से 5 साल के बच्चे होते हैं ना, कितने? 3 to 5 years, हाँ, 6 साल में, बराबर। वो ज्यादातर कौन सा खेल खेलते हैं पता है आपको? ऐसा ऐसा आपने कभी भी ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया है? वो खेल उसके देखो कौन से खेल होते हैं। वो क्रिकेट खेलते हैं क्या? आईपीएल क्या देखते हैं? आईपीएल को यहाँ नहीं देखते ना, हमारे यहाँ तो नहीं देखते। क्रिकेट देखते हैं 3 से 6 साल के बच्चे, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी। तो क्या खेलते हो 3 से 6 साल के बच्चे हैं? हाँ, ओके। और एक खेल और बहुत प्रसिद्ध एक खेल है, जिसके मनोवैज्ञानिकों बहुत अचंभित किया है वो खेल में, तो हर एक बच्चा खेलता है। वो पता है आपको कौन सा वो खेल है? वो है घूमना नहीं, वो खेल नहीं है। हाँ, ये सही बात है, उनकी बात सही है। वो खेल में मनोवैज्ञानिक को अचंभित किया है कि ऐसा क्यों है। उसका जवाब गुरुजी ने दिया है उस टाइम पर, वो ऑब्जर्व करके। हाँ, वो बताते हैं। एक मिनट, मैं वही जानना चाहता हूँ किसको प्रूफ है। तो मैं क्या है कि आपके पर भी कभी कभी प्रैक्टिकल कर, तो आप ऐसा मानिए कि वो हर एक में परीक्षा, देखो केवल मैं पेपर लूंगा तब आपकी नहीं होगी। पेपर की परीक्षा तो ड्रामा है, वो तो छलावा है पेपर की परीक्षा। क्योंकि आपको पूरे जीवन का 3 घंटे में आप कैसे लिख सकते हैं? पूरे साल का नहीं लिख सकता है कोई, मैं भी नहीं लिख, मुझे फेल कर देंगे साइकोलॉजी यदि मैं पेपर लिखने बैठूंगा, बराबर है। क्योंकि मैं लिख ही नहीं पाऊंगा 3 घंटे में जो एक्सपेक्टेड है वो, तब मुझे क्या करना पड़ेगा? बार बार रटना पड़ेगा, उसको जो चाहिए वो देना पड़ेगा, तब तो मैं बंद जाऊंगा। समझ गए आप? वो परीक्षा नहीं, परीक्षा तो एवरी क्षण है। परीक्षा शब्द का क्या अर्थ है पता है संस्कृत में? परितः ईक्षणम। परितः अर्थात चारों ओर। पर्यावरण किसको कहते हैं? परितः आवरणम। चारों ओर जो कुदरत ने आवरण बनाया है, ओजोन का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, ऑक्सीजन का है, वो उसको पर्यावरण। पर्यावरण का क्या अर्थ है? परितः यानी संस्कृत में क्या कहते हैं? परितः यानी चारों ओर, और आवरणम माने आवरण किया हुआ, तो परितः आवरणम इसको कहते हैं पर्यावरण। परितः यानी चारों ओर से ईक्षण करना, ऑब्जर्व करना, उसको कहते हैं परीक्षा। तो केवल पेपर लिखने से परीक्षा नहीं ली और पास भी किया, वो पास नहीं हुआ। ईक्षण किया, देखा उसको। मैं और एक बात बताता हूँ, चलो। और एक की बात उसमें क्या ऐसा है, पंचतंत्र जैसा है ना, वो पता है आपको? एक रीति है, वो आप कितना ग्रास्प करते हो ना। देखो मैंने एक बात पूरी नहीं की, तब दूसरी चालू की।
बराबर है। जैसे एक के बाद दूसरे में आया, अब दूसरे में तीसरी में चला जाता हूँ, देखो उसका क्या एक रीति है वो। अब परीक्षा की बात आई ना, तब मैं परीक्षा की बात कर दूंगा, तो वो परीक्षा आपके मन में ऐसी फिट बैठे कि आप जीवन भर नहीं भूलोगे, क्योंकि वो कवर्ड होकर गई। आप समझ गए ना, ऐसे याद रहता है। मन का हमारा स्वभाव ऐसा है। मैं आया था तो खेल कर, कि कौन सा खेल खेलना, ये भाई ने प्रश्न ऐसा पूछा। हम आ गए परीक्षा पर। अब परीक्षा की बात बताते बताते तीसरा पेपर, तो पहले मैं परीक्षा की बात बता। बराबर है। एक बच्चा है, बराबर है, उसका सोशल सर्विस का पेपर है, बराबर है, बराबर है। सोशल सर्विस का पेपर आता है, BSW MSW, बराबर है। उसमें एक विषय आता है, बराबर है, एक सेल्फ सर्विस का आता है और एक अदर सर्विस का आता है, जिसमें परिवार की वो सब की सर्विस, उसकी परीक्षा है, बराबर है। अब रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ है, वो व्यक्ति उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचाता है, 3 घंटे देर हो जाती है पहुंचने में। पेपर था 3 बजे, पहुंचा 5 बजे। पेपर है MSW का, सोशल सर्विसेज का। बाकी के बच्चे वहीं से निकलते, वो पेपर देने के लिए आते हैं, और 3 बजे राइट पहुंच जाते हैं और पूरा का पूरा पेपर लिखते हैं। ये भी व्यक्ति पेपर लिखता है, देर से आ गया, देर हो गई तो पेपर पूरा नहीं हुआ। आज की यूनिवर्सिटी किसको गोल्ड मेडल देगी? पूरा लिखा है, बराबर है। आप समझदार हो यदि किसको दोगे? कौन काम का है, किसको गोल्ड मेडल देना उचित है? भगवान हो या आप एक आदर्श पुरुष हो, आप न्याय करने बैठे हो, तो किसको देना चाहिए? जिसने उसको नजरअंदाज करके पेपर लिखा उसको, या पेपर छोड़कर वहां पर गया उसको? किसको देना चाहिए गोल्ड मेडल? उसको फेल करेगी यूनिवर्सिटी। इसके लिए 100 में से 90 लोगों के ऊपर अन्याय होता है शिक्षा से, क्योंकि वो उसी ओरिएंटेड को देता है जो वो लेना चाहता है। अर्जुन ने क्या बताया था? न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। कृष्ण ने उसी समय निश्चित कर दिया कि यही राज्य का अधिकारी है, क्योंकि उसको चाहिए नहीं ना, वो अच्छी तरह से चला सकता है सभी जगह पर। वो तो क्या, उसको मार्क्स चाहिए, तो सेवा वेवा गुण है, और उसको BSW MSW में करना क्या है, किस विषय का करना है? सेवा करना है। सेवा करने की परीक्षा कैसे करते हैं? पेपर से करते हैं। जो अच्छा पेपर लिखता है वो अच्छी सेवा करेगा, बराबर है। तो परीक्षा का ये हमारे यहाँ ऑब्जर्वेशन था कि परीक्षा केवल पेपर से नहीं थी, आप समझ गए। तो दूसरी बात आपकी बात, अब आपके प्रश्न, जो मुझे देना था वो मैंने दे दिया, अब आपको चाहिए वो मैं देता हूं, समझ गए। 2 बातें होती है, एक तो जो आपको चाहिए होता है और एक मुझे देना होता है। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे उल्टा होता है, पहले मैं आपको देना है वो दे देता हूँ तो आप भाग जाते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मुझे देना है वो दे देता हूँ, अंत में ऐसा रहता हूँ जो आपको चाहिए। तो आपका जो प्रश्न है वो ये था कि कौन सा खेल है वो है टीचर टीचर। अब देखो आप, एक बच्चा टीचर बनेगा, बराबर, और बाकी सबको बिठा देगा, बराबर है, और बोल ए तू चुप बैठ, ए तू ठीक से लिख, ऐसा कर वैसा कर, ऐसा वो करेगा। वो ऐसा खेल क्यों खेलता है? उसके ऊपर भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने बहुत गहरा अध्ययन किया है। पूज्य गुरु जी ने इसके ऊपर 6 प्रवचन किए, खेल के ऊपर। खेल कैसा होना चाहिए, खेल के साथ मनोविज्ञान कैसे जुड़ा है, खेल के साथ मनोविज्ञान जुड़ा है। हमारे खेल, क्रिकेट यहाँ पर नहीं हुआ, देखा क्रिकेट का जन्म कहाँ है? इंग्लैंड में, बराबर है। क्रिकेट में क्या होता है, वो लोग पुनर्जन्म पूर्व जन्म को नहीं मानते। तो एक बार आउट हो गया वो फॉर एवर आउट है, वो पेविलियन में जाकर बोतल पिएगा सीधा, चांस गया ना, वो जिंदा हो सकता है, रिबर्थ हो सकता है उसका। एक बार आउट हुआ कि पूरा ना, खेल पूरा, उसके लिए पूरा ना, पेविलियन में बैठ गया। अब इस मैच में वो जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि वो पुनर्जन्म नहीं है। कबड्डी में क्या है देखो, कबड्डी में आउट हो गया कि वो पेविलियन में बैठकर दारू नहीं पी सकता है, क्योंकि कबड्डी में पुनर्जन्म है। कभी वापस कोई मरा तो इधर जिंदा होगा ना, वो किसी का मृत्यु होगा तो ये पूर्व भव लेकर यही आएगा वापस, बराबर। ये खेल के मनोविज्ञान के ऊपर गुरु जी ने बहुत लिखा है कि आप खेल कौन सा खेलते हो, उससे आपकी पर्सनालिटी पता चलती है। तो एक सीट बना देते हो, आदमी को परखना है ना, आज कॉर्पोरेट उसका उपयोग कर रहा है, कॉर्पोरेट
कि आप सीट दो, वो खेल कौन सा लिखता है ना, उससे उसका व्यक्तित्व पता चलता है। आपको खेल कौन सा पसंद है वो भी आपके व्यक्तित्व को बयान करता है। आप क्या खाते हो उससे भी पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसा है। ऐसे अनेक आयाम है मनोविज्ञान के व्यक्ति को परखने के। अच्छा, अब वो खेल क्यों खेलता है, अब मैं उसका बताता हूँ। उसका जवाब उनको नहीं मिला मनोवैज्ञानिक। विश्वनाथ दातार गुरुजी ने खेल के ऊपर 6 प्रवचन बहुत अच्छी तरह से दिए खेल का मनोविज्ञान समझाने के लिए, कि खेल क्या होता है, उसका प्रभाव हमारे मन पर क्या होता है, प्राणमय कोश पर क्या होता है, कैसे खेल होने चाहिए विद्यालय में, कैसे खेल नहीं होने चाहिए। तो उनको जब गुरुजी ने जवाब दिया कि मनोवैज्ञानिकों का ये प्रश्न है कि बच्चे टीचर टीचर क्यों खेलते। तो 3 से 5 साल के बच्चे होते हैं, वो जनरली मनुष्य स्वाभाविक कहाँ आकर्षित होता है, जहां पूर्णता दी, वो मेन जो होता है ना उस पर आकर्षित होता है, जहां पूर्णता। बच्चा माँ से प्रेम करता है, प्रेम पाता है, पोषण लेता है, माँ के प्रति रह, माँ के बिना रह नहीं सकता है, माँ को सब कुछ मानता है। सब कुछ मानते हुए भी वो पूर्ण नहीं मानता है, इसके लिए वो माँ बनना नहीं चाहता है। देखो, रहता किसके साथ है, माँ के साथ। प्रेम किसको करता है, माँ को, बराबर है। माँ के साथ बहुत उसका लगाव है, लेकिन वो माँ बनना नहीं चाहता है, क्योंकि कुदरती रूप से वो बनना पूर्ण चाहता है, पूर्णता माँ में नहीं दिखती। वो देखता है कि माँ प्रेम करती है, माँ मुझे खिलाती है, माँ मुझे पिलाती है, माँ मेरा ध्यान रखती है, माँ मुझे सब कुछ देती है, पूरा पूरा देखता है बच्चा। लेकिन उसको पता है माँ अपूर्ण है। क्यों? क्योंकि माँ के ऊपर सास है, पहले थी। वो कहती है बहू चाय बना दो, तो बहू चाय बनाने जाती थी। अब तो सास के ऊपर बहू आ गई है, तो उल्टा क्रम हो गया है अभी, बराबर है। पहले क्योंकि 400 साल में बदल जाती है ना सरकार केंद्र की, पहले भाजपा कांग्रेस की थी, अब भाजपा की आ गई, कुदरत ने भी सरकार बदल दी। पहले सास ने 300 साल 500 साल 1000 साल राज किया, अब बहू का आ गया, अब बहू का क्रम आ गया कुदरती हित से। तो वो देखता है कि अच्छा ये है। फिर क्या है, पापा को देखता है। पापा कहता है कि ये भोजन बनाया, क्यों देर कर दी, सब्जी में नमक क्यों कम डाला, कल क्यों टाइम पर ये नहीं किया। वो देखता है कि अच्छा ये तो देव है, देव का देव तो ये महादेव है, मतलब मेरे पापा है, बराबर। मतलब माँ सेकेंडरी है, माँ के ऊपर कोई है। बच्चा वो नहीं पसंद करेगा, उसको अपूर्णता पसंद नहीं है, अपूर्ण वो होना नहीं चाहता है। अब वही बात जब वो टीचर में देखता है, तो टीचर में उसको क्या दिखने को मिलती पता है। टीचर के ऊपर प्रिंसिपल है, लेकिन वो परोक्ष में है, वो देखता नहीं है कभी भी। टीचर के ऊपर ट्रस्टी है, लेकिन वो उसको समझ नहीं है कि इसके ऊपर भी कोई ट्रस्टी होता है। उसको कौन दिखाई देता है, पूर्ण कौन दिखाई देता है, टीचर। वहां वो रोज देखता है कि टीचर के ऊपर कोई नहीं। और जिस दिन उसको पता, तो बचपन में जितने बच्चों को पूछो बड़े होकर क्या बनना है, क्या बोलेगा वो, टीचर बनना है। और उसके बाद स्थिति ये आती है कि चाहे मैं टीचर बन जाऊं, कि टीचर तो नहीं बनूं। वो जब वास्तविक स्वरूप जानता है तो ये बोलता है, उसको पता चलता है कि टीचर तो कुछ नहीं है। बाद में उसके ऊपर 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 भी एक चेन होती है बड़ी, जो टीचर को चलाती है। तब वो तब उसको क्या है, टीचर से रस उठ जाता है, उठ जाता है ना, मैं टीचर नहीं बनना है। अब कुछ कहीं नहीं मिले तो बीएड में लेना है, बराबर। पहले कहीं नहीं मिले तो ठीक है, लास्ट में टीचर ठीक है। क्या है, मनोविज्ञान है। तो वो बच्चा पूर्णता चाहता है, वो कहाँ दिखती है, टीचर में। तो उस टाइम टीचर को क्या करना है, बेस्ट रोल उसका है उस टाइम वो पूर्ण है ना। जब मुझे कोई पूर्ण मान लेता है ना, एक फायदा है एक नुकसान। मैं कुछ गलती करूंगा वो मुझे अणु निकाल देगा और मेरा दुश्मन हो जाएगा वो। इसके लिए जो जो विरोधी खड़े हुए ना, अभी के समय पे संगठनों में, संप्रदायों में, वो व्यक्ति को व्यक्ति मानने वाले नहीं हुए। एक व्यक्ति प्रभावी हुआ तो उसको लोग भगवान मानने लगे, और उसको भगवान मानने लगे तो अच्छा लगने लगा उसको, मुझे भगवान मानते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकली जब आपसे कोई भगवान मानता है तो आप उनकी अपेक्षा बढ़ जाती है, मनोविज्ञान। और वो अपेक्षा पूरी नहीं होती है, क्योंकि ये तो है तो आदमी, पूरी नहीं कर सकता है।
अब वो पूरी नहीं हुई ना तो उसका एक आक्रोश क्रोध निकलता है उसके प्रति। तो वो कहता है कि ये आदमी को तो मैंने पूर्ण माना था। अब माना था तो वो तेरी गलती थी। तूने किसको कहा था तू मान पूर्ण? अपूर्ण है तो अपूर्ण ही माना होता। तो उसका उपयोग करता है। ये समझ गए? टीचर को क्या उपयोग करना है? 3 से 5 साल के बच्चों को जब पढ़ा रहे हो आप, तब आपको खास ध्यान रखना है। इसके लिए हम कहते हैं बच्चा जितना छोटा होगा आचार्य उतना बड़ा होगा। आप किसी को रख दो 10th के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, कोई तकलीफ नहीं। किसी को रख दो 12th के स्टूडेंट पढ़ाने के लिए, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब 3 से 5 साल के बच्चों को पढ़ाना है तब बहुत आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो सब कुछ स्वीकार कर रहा है आपका। 100% रिसीवर है वो। मुझे यहाँ ध्यान नहीं रखना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है आप 100% रिसीवर नहीं हो। बराबर है? क्योंकि आप क्या है पता है आपको? वो सोर्टेक्स मशीन आता है, पता है? वो क्या करता है कि गेहूं को यहाँ निकालता है, कचरे को यहाँ निकालता है, उसको यहाँ रखता है, सब सॉर्टिंग करता है। ऐसे आप भी मेरी बातों को क्या करते हो? मैं एक बात बताता हूँ अच्छी होती है, लेकिन आपका मन कहता है ये उसके लिए, हमारे लिए कहाँ है, बोलने दो उसको। बराबर है? तो मैं ऐसी बातें बताता जाता हूँ, आप कहे बोलने दो, लगे रहो मुन्ना भाई। बराबर है? तो फिर 2 बात आपको अच्छी लगती है तो प्रवचन के बाद आकर कहते हो कि गुरुजी आप 3 घंटा बोले, मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी। मतलब 99 बातें उसको अच्छी नहीं लगी, उसको फिट नहीं बैठी उसके साथ। थी अच्छी लेकिन फिट नहीं बैठी। तो 3 से 5 साल के बच्चे को कभी भी क्रोध अवस्था में हो तब मत पढ़ा। आप स्ट्रेस में हो तब पढ़ाना बंद, तब छुट्टी रखनी। तब आपको अंदर से गुस्सा हो, अंदर से शोक हो, अंदर से रुदन आ रहा हो, तब नहीं पढ़ाना है, क्योंकि बच्चा वो भाषा को समझ जाता है। वो जितना कुदरती है ना उसकी अंदर की भाषा को समझता है, और जितना आर्टिफिशियल होता जाएगा ना उतना बाहर की भाषा को समझता है। बच्चा अंदर की भाषा को समझता है, आपके भाव को वो समझता है, तो वो भाव उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। पता चल जाएगा कि आप दुखी हो, तो बच्चे के ऊपर एक इंप्रेशन जाती है। तो ये 3 से 5 साल के बच्चों को पढ़ाने के लिए। अभी समाप्त करें कि और प्रश्न लें? हाँ, आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे, उनको डिसाइड करना। आपका क्या कहना है? अभी छुट्टी करें? आप बोलो, आपका तो कुछ होगा ना इच्छा। अभी पूरा करें या चालू रखें? हाँ, पूरा करें या चालू रखें? रोहित भाई नहीं, आप सर्विस दो उनको। क्या कह रहे हैं? उनकी बात मेरे तक पहुंचाओ, ये बोले। क्या कह रहे हैं? हाँ, हाँ, नमस्ते जी, मेरा नाम रघुराम है। हाँ, मेरा ये लिखने के ऊपर प्रश्न था। तो अभी हम देख रहे हैं कि हम भी नहीं लिखते, सभी हम लोग टाइप करते हैं। तो बच्चे भी 2-3 मुझसे पूछा कि हम क्यों लिखना चाहिए, मतलब बाद में जाके सबको टाइप ही करना है, अभी तो टाइप ही नहीं करना है। हमारे सारे क्या से बोल रहे टाइप का ख्याल है। तो मतलब ये लिखने का महत्व है क्या? नहीं, मतलब शास्त्रीय जैसे भी लिखने का कुछ महत्व है या कुछ इसका? मैं एक्चुअली मेरे बच्चों को आई एम नॉट एबल टू आंसर देम व्हाट, बिकॉज़ आई डोंट हैव एन आंसर। मुझे भी आई डोंट नो इफ राइटिंग इज रियली इम्पोर्टेंट। एक संस्कार है जिसको लेखन आरंभ कहा गया। 5 साल के बाद एक संस्कार होता है जिसको लेखन आरंभ करना है, उसको अक्षरारंभ संस्कार कहते हैं। अक्षर से आरंभ करते हैं। बराबर है? लेखन का महत्व हर हमेशा रहेगा। बराबर है? लेखन का महत्व हमेशा रहेगा, चाहे टाइपिंग करते हो कुछ भी है, लेकिन लेखन लिखित वस्तु लिखित है। जैसे मुझे किसी को जानना है, हम एक भगवत गीता की कंपटीशन करते हैं, उसमें हम अभी क्या करते हैं, उसको स्व हस्ताक्षर में लेखन करते हैं। तो हम एक परीक्षा कर सकते हैं उसके अक्षर पर से कि उसने, देखो अक्षर पर से भी बहुत कुछ पता चलता है, जैसे कंटेंट से पता चलता है। और आज के काल में लेखन बहुत इसलिए जरूरी है, एआई आ गया है। तो एआई से आप सब कुछ कॉपी कर सकते हो, अक्षर कॉपी नहीं कर सकते। अक्षर आपके निजी होंगे और वो परीक्षा में बहुत काम। आपका लेखन नहीं है, यदि कोई भी व्यक्ति लेखन नहीं सीखता है
तो व्यक्तित्व का उसका एक पार्ट अधूरा है, बराबर है। बहुत बड़ी पर्सनालिटी हुई ना, जिसके पास भगवान ने बोलने की ऐसी शक्ति दी होती है, उसको अपवाद करो तो बाकी के सभी के पास जो लेखन शक्ति है ना, वो बहुत बड़ा आईनामा है। मतलब अभी की परीक्षा जो एआई आने के बाद ली जाएगी या मनोवैज्ञानिक सजेस्ट करेंगे तो लेखन से ली जाएगी, क्योंकि ये उपाय नहीं है आप क्या कॉपी करके आते हो। अब पूरा प्लेटफॉर्म ओपन है, अब एक ही रहा है आपका लेखन, और उससे पता चल जाता है कि कौन कैसा लिख रहा है ना, अक्षरों से पता चलता है। पहला अक्षरों से उसका पता चलता है व्यक्तित्व का, उसका एनालिसिस होता है, बराबर। अक्षरों से आपका व्यक्तित्व पता चलता है। दूसरा, अक्षर से आपकी गहराई कितनी है वो पता चलता है। अक्षरों में आप कैसी किस तरह से लिखते हो, एक लाइन में बार बार ऐसा ऐसा करते हो, तो आपकी स्टेट ऑफ माइंड पता चलता है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा लिखने पर। तो ये अभी भी फोरेंसिक में भी यूज हो रहा है। आपने किसी की साइन की तो उसकी साइन और आपकी साइन में फर्क होगा, माइन्यूट। आपने एज इट इज कॉपी की तो भी आपके अक्षर पहचाने जाएंगे, क्योंकि वो आपका जो क्रिया है वो दूसरा कॉपी ही नहीं कर सकता। कितना भी करो वो कॉपी नहीं होगा। फोरेंसिक में वो पकड़ा जाएगा। अभी फोरेंसिक में भी बहुत इफेक्ट है, मतलब इस अक्षरों के। चेक में इसके लिए तो हम साइन करते हैं, और वो कोई कॉपी करके करेगा तो पता चल जाएगा। एज इट इज की तो भी पता चल जाएगा ना। अब इसमें चेक में क्या होगा बताइए। आज जितना भी लेखन हो गया, कुछ भी हुआ, मतलब ऑडियो आ गया, चेक में वो चलेगी छपी हुई साइन, छपी हुई चलेगी, प्रिंटेड चलेगी साइन, हाथ की चाहिए ना। तो उसका महत्व रहेगा, क्योंकि जहां यूनिक है, चेक में क्यों चाहिए, क्योंकि आप ही है उसका प्रूव कर रहे हैं। मतलब ये नॉलेज आपका है या आपने व्यवस्थित रूप से समझ कर लिखा है या एज इट इज कॉपी की है, वो पता अक्षरों से चलेगा। तो अक्षर के ऊपर बच्चों को बहुत जरूरी। अभी के काल में लिखने की कला बिल्कुल नहीं है। इसके लिए स्टेट ऑफ माइंड में कॉलेज का देखता हूं, बेरोजगारी ऐसे ही नहीं है, स्किल बेस्ड एजुकेशन है, इसके लिए बेरोजगारी। आज भारत में अच्छे लोगों की जरूरत हर एक कंपनी को है, लेकिन उसको कभी भी हमने ये नहीं सिखाया है कि किस प्रकार से नौकरी करनी है। पूरे गुरुकुल जब भारत के ये कहते थे कि हमारा बच्चा यहाँ से निकल कर ये बहुत गुरुकुल ऐसा आज भी कहते हैं। मैं उनको बताता हूँ विश्वनाथ गुरु जी का वाक्य। वो ऐसा कहते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे निकल कर नौकरी नहीं करेंगे, मालिक बनेंगे। कहते हैं गुरुकुल का स्टेटमेंट है छपा हुआ, मैंने उसमें कहा है कि आप मनोविज्ञान का अभ्यास करो। ये स्टेटमेंट राम और कृष्ण भी नहीं दे सकते हैं कि कोई आदमी नौकरी करेगा या नहीं करेगा, उसका भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, डेस्टिनी है पूरी। हमारे गुरुजी क्या बताते हैं कि देखो नौकरी मैंने भी की थी, मुझे भी करनी पड़ी थी और किसी को भी करनी पड़ेगी। नौकरी करना बुरी बात है ही नहीं, वो कोई क्राइम नहीं है, उससे व्यक्तित्व छोटा नहीं हो जाता है। नौकरी भी करनी पड़े तो मैं करूंगा, लेकिन आप यार हमको बताइए कि जब आपको नौकरी करनी पड़े ना, तो आप ऐसी नौकरी करना कि तेरी नौकरी देखकर हरिश्चंद्र राजा याद आ जाए तेरे सेठ को। मैं नौकरी करूंगा ना तो हरिश्चंद्र राजा याद आ जाए नौकरी करते वक्त, ऐसी नौकरी को कमिटमेंट करूंगा। गुरुजी ने नौकरी की, लेकिन आज उनकी नौकरी इतिहास बन गई संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का, क्योंकि उन्होंने पूछा कि आप जो मुझे सैलरी दे रहे हो मंथली दे रहे हो कि 26 दिन की दे रहे हो। तो सरकार ने कहा कि हम आपको 30 डेज की सैलरी दे रहे हैं। देखिए उनका, तो उन्होंने बताया मैं 26 डे काम करता हूँ, रविवार को तो मैं काम नहीं करता हूँ, तो आपकी सैलरी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि अदत्ता नाम उपादानम हिंसा चैव विधान, एक प्रकार का पातक होगा जो मैं स्टे होगा मेरा। ये 4 दिन में काम नहीं करूंगा तो सैलरी नहीं दूंगा। तो वापस सैलरी करने का कोई प्रावधान नहीं है गवर्नमेंट, वापस आप नहीं कर सकते हो सैलरी। तो क्या करो, तो वो टाइम रविवार के दिन वो आए, और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जितने भी पेड़ आप देखोगे सरस्वती मंदिर के आसपास, गुरु जी ने बोए है औषधि वन उस दिन लगाया है रविवार। तो रविवार का मैं सैलरी लूंगा तो रविवार का मैं काम दूंगा। एकमात्र ऐसा प्रोफेसर था वाराणसी में कि वो रविवार के दिन जाता था वृक्षारोपण करने के लिए, और उसको देखकर और भी उनके विद्यार्थी आ गए। केवल क्यों? क्योंकि ये वस्तु है,
ये देखकर प्रेरणा होती है। तो गुरुजी हमेशा बताते हैं कि नौकरी भी करनी पड़े, उस दिन नौकरी ऐसी करना कि तेरी नौकरी देखकर हरिश्चंद्र राजा याद आ जाए कि नौकरी ऐसी है। तो कोई भी, हम बताते थे कि आजकल नौकरी नहीं है, उसका कारण ये नहीं है कि बेरोजगारी है, आजकल व्यक्ति की वृत्ति खराब हो गई, कमिटमेंट नहीं है व्यक्ति की। आजकल जो उसको शिक्षा में पढ़ाना चाहिए, मूल्य निष्ठा, कमिटमेंट का महत्व, दूसरों का काम करने का महत्व, वो समझा ही नहीं सकता है, वो समझता ही नहीं है कोई, क्योंकि मनोविज्ञान निकाल दिया तो बीकॉम कर दिया, एमकॉम कर दिया, हम देखते हैं उसको टाइम पर आने की आदत नहीं। हम जितने भी हमारी संस्था में भी नौकरी पर रखते हैं ना, हम देखते हैं कि ये बेरोजगारी है, उसका कारण ये नहीं है कि भारत में बस्ती ज्यादा है, पॉपुलेशन है, इसके पास स्किल नहीं, उसको कैसे बात करनी वो नहीं आती, बीकॉम वाले व्यक्ति को, उसको टाइम का क्या महत्व वो पता नहीं, वो मोबाइल लेकर बैठा है, वो कैसा ये देश का होगा क्या जब 80% जनता ऐसी है जिसको मूल्य निष्ठा पता नहीं है, संस्था निष्ठा पता नहीं है। उसके लिए अभी कॉर्पोरेट में कार्यक्रम चालू किए हैं कॉर्पोरेट लोगों ने। ये हमारे पास कंपनियों में लोग अभी काम करते हैं ना, वो बेहोशी जैसे है, उसको पता ही नहीं है कमिटमेंट का, तो उसको ये समझाओ। तो अभी का दायित्व तो हमारा बढ़ गया है, भारत की जो भी वस्तु चालू होती है वो मूल्य निष्ठा से होती, कमिटमेंट से होती। हमारा संस्था के प्रति दायित्व क्या होना चाहिए, हमारा शिक्षक के लिए, हम हक के लिए कभी लड़े नहीं है, हम कर्तव्य को महत्व दे, मेरा ड्यूटी क्या है, मैं वो कर्तव्य, हक के लिए नहीं आया हूं, मेरा क्या हक, मैं क्या मांग रहा हूँ यहाँ, मुझे क्या चाहिए, मैं कर्तव्य समझ कर आया, मैंने अपना कर्तव्य समझा, कोई ताकत नहीं तो मुझे यहाँ नहीं ला पाती, कोई ताकत ला पाती क्योंकि मुझे चाहिए नहीं, बराबर है, मुझे पैसे चाहिए नहीं है, नहीं है, बराबर, संस्थान की स्थिति अच्छी है, कोई तकलीफ नहीं है, तो वो मैं क्यों आऊं यहाँ पर। वो हक का कुछ ही काम करवा सकते हो हक के माध्यम से, लालच के माध्यम से। सबसे बड़ा कार्य और सबसे उत्तम कार्य आप किससे करा सकते हो, कर्तव्य का बोध कराकर। तो हम विद्यार्थियों को सबको क्या बताते हैं, कर्तव्य का बोध। तो एक कर्तव्य बोध का कंसेप्ट है जी, अभी पूरा करें। अभी करुण रस आ गया है, और ऐसा माना जाता है मनोविज्ञान में, कोई भी वस्तु पूरी करनी है ना, तब वो करुण रस से पूरी करे, बराबर है, तो उसकी इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक रहती है, बराबर है। तो करुण रस से ही पूरी करनी, उसका एक प्रभाव है। आप भी कोई पाठ पूरा करो ना, कोई भी वस्तु का एंड करना है, तो उसमें एंड पॉइंट होना वो करुण होना चाहिए। करुण पता है आपको, नहीं, जो आपको इमोशन को ट्रिगर करता है, करुण, बराबर है। और रस आया ना, वो व्यक्ति के माइंड में बहुत दिनों तक रहता है, बहुत समय तक रहता है, और उसको गहराई में वो इफेक्ट करता है। ठीक है, आज समाप्त करते हैं, कल की वापस हम आएंगे, कल और बातें जानेंगे इसके लिए।